सुप्रभात, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। मैं हूं प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी 30 मई शाम 7 बजे दूसरी बार लेंगे प्रधानमंत्री पद की शपथ। राष्ट्रपति भवन में होगा शपथ ग्रहण समारोह। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नए मंत्रिपरिषद के सदस्यों को दिलाएंगे पद और गोपनीयता की शपथ। लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला वाराणसी दौरा आज। जनता और कार्यकर्ताओं का जताएंगे आभार। रविवार को गुजरात में घर जाकर मां का लिया आशीर्वाद। अहमदाबाद की जनसभा में कहा अगले 5 साल दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने के लिए करेंगे काम। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने फोन पर जीत की दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा हिंसा और आतंक मुक्त माहौल का निर्माण जरूरी। क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए आपसी भरोसा पैदा करने पर जोर। गरीबी के खिलाफ साझा लड़ाई के सुझाव का भी किया जिक्र। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के नेता प्रेम सिंह तमांग आज मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। ओडिशा में नवीन पटनायक लगातार 5वीं बार 29 मई को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगन मोहन रेड्डी की विशेष दर्जे की मांग। और शारदा चिटफंड घोटाला मामले में पूर्व कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार पर कसा शिकंजा। लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद सीबीआई ने आज पेशी के लिए किया समन। राजीव कुमार पर घोटाले के सबूतों को मिटाने का है आरोप। प्रचंड बहुमत के साथ लगातार दूसरी बार केंद्र की सत्ता में आए एनडीए संसदीय दल के नेता नरेंद्र मोदी 30 मई को शाम 7 बजे एक बार फिर प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति भवन की तरफ से रविवार शाम जारी बयान में ये जानकारी दी गई। बयान में बताया गया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को 30 मई की शाम 7 बजे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद एनडीए गठबंधन में नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति से मिले और केंद्र में सरकार बनाने का दावा पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एनडीए गठबंधन के संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। इससे पहले 23 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस बार लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को भारी बहुमत मिला है। 542 लोकसभा सीटों में एनडीए को 353 सीटों पर जीत मिली है और अकेले बीजेपी 303 सीटों पर जीत हासिल करने में कामयाब हुई है। और शपथ ग्रहण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। लोकसभा चुनाव में दूसरी बार जीत हासिल करने के बाद वाराणसी का ये उनका पहला दौरा है। बीजेपी की स्थानीय इकाई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगे। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं को दीनदयाल हस्तकला संकुल में संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी की जनता का धन्यवाद देते हुए पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ के 6 किलोमीटर लंबे रास्ते से गुजरेंगे, जहां बीच में कई स्थानों पर बीजेपी कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री का अभिनंदन करेंगे। वाराणसी से लोकसभा चुनाव 4.5 लाख वोटों के अंतर से जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपने निर्वाचन क्षेत्र की ये पहली यात्रा होगी। वाराणसी से लोकसभा चुनाव 4.5 लाख वोटों के अंतर से जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने निर्वाचन क्षेत्र की आज पहली यात्रा करने जा रहे हैं और यहाँ पर वो जनता का धन्यवाद देने के लिए पहुंच रहे हैं।
वाराणसी की जनता का धन्यवाद देने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में होंगे और यहां पुलिस लाइन से काशी विश्वनाथ के 6 किलोमीटर लंबे रास्ते से गुजरते हुए वो लोगों का धन्यवाद करते गुजरेंगे। रविंद्र सिंह शोरान हमारे संवाददाता वाराणसी में ही मौजूद हैं। रविंद्र, पिछली बार से बड़ी जीत बीजेपी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जीत का अंतर वो भी पिछली बार से काफी ज्यादा। आज प्रधानमंत्री खुद वाराणसी में इसके लिए जनता का धन्यवाद देने जा रहे हैं। कितना उत्साह और क्या माहौल नजर आ रहा है वहां? जी प्रीति, देखिए पिछली बार से बड़ी जीत और पिछली बार से बहुत ज़्यादा बड़ा उत्साह यहाँ के लोगों में भी है। हम लोग देख रहे हैं कि जिस तरीके से कल आए थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पूरी जो तैयारियां हैं उनका जायज़ा ले रहे थे, उनके रिव्यू कर रहे थे और यहाँ के जो कार्यकर्ता है उनमें इतना उत्साह है कि जगह जगह पर प्रधानमंत्री का जब काफ़िला गुजरेगा पुलिस लाइन से वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद कुछ कार्यकर्ताओं को संबोधित करने का कार्यक्रम है। तो जगह जगह पर कार्यकर्ताओं ने अपने तरीके से उनके स्वागत के लिए तैयारियां की हैं, फूल जो है वो लेके आए गए हैं और बहुत उत्साह इस बार कार्यकर्ताओं में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब आप एयरपोर्ट पर उतरते हैं और वहाँ से जब शहर की तरफ बढ़ते हैं, करीब 30-35 किलोमीटर दूर शहर जो है वो काशी आता है, लेकिन वहाँ से ही आपको उत्साह का जानकारी लग जाती है। किस तरीके से हर जगह पे पोस्टर्स लगाए गए हैं, बड़े बड़े बैनर्स लगाए गए हैं, होर्डिंग्स प्रधानमंत्री के लगाए गए हैं और स्वागत कर रहे हैं। बहुत बड़ी जीत है और प्रधानमंत्री जो डेजिग्नेट हुए हैं नरेंद्र मोदी अभी, और उसके बाद कल जो अपनी माताजी का आशीर्वाद लेने के लिए गुजरात गए थे और उसके बाद सीधे अगर किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो आ रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के इस बनारस लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। और देखिए बनारस को जब उन्होंने पिछली बार चुना था तो उसके बाद ही इस इलाके पूरा जो इलाका उत्तर प्रदेश का है जिसमें बड़ी भारी जीत 2014 में कांग्रेस बीजेपी को मिली थी और उसके बाद इस बार भी जिस तरीके से बहुत अप्रत्याशित बड़ी जीत जो है वो बीजेपी की झोली में आई है यहाँ पर पूर्व उत्तर प्रदेश में, वो एक बहुत बड़ी बात है कि इस इलाके से क्योंकि प्रधानमंत्री ने चुनाव लड़ा और उसका असर पूरे उत्तर प्रदेश पर पड़ा, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर बहुत उत्साहित हैं। और पिछले 5 बरस में जिस तरह से काम हुआ है, अगर आप किसी भी आम आदमी से बात करते हैं यहाँ पर सड़क पर चलते तो उसके पास यहाँ पर हुए विकास कार्यों की एक लंबी फेहरिस्त है। जरूर इस बात का भी जिक्र हुआ कि वाराणसी के सांसद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वाराणसी की जनता जाहिर तौर पर इसे लेकर काफी उत्साहित है कि जो प्रधानमंत्री है वो उनके संसदीय क्षेत्र से चुना जा रहा है। लेकिन कामों की फेहरिस्त और कामों का जिक्र भी लगातार हुआ कि किस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संसदीय क्षेत्र का ख्याल रखा है। तो क्या इसे लेकर भी जनता खुश है? जी देखिए प्रीति, सबसे ज़्यादा खुश इसी बात पर लेकर के यहाँ पे जनता है कि आप अगर किसी भी, जब वही मैं बता रहा हूँ कि जब एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो सबसे पहले आपका जो मीटिंग होती है वो एक टैक्सी ड्राइवर से होती है। तो टैक्सी ड्राइवर जो अपने तरीके से इस पूरे विकास को देखता है, उसका कहना है कि जब शहर से लेकर हम लोग पहले हवाई अड्डे तक जाते थे तो उसी दूरी में हम लोगों को करीब 1.5 से 2 घंटे का टाइम लगता था। सड़कें उतनी चौड़ी नहीं थी, सड़कों की हालत खस्ता थी। लेकिन अब जिस तरीके से नई सड़कें बन गई हैं, सड़कें बहुत चौड़ी हो गई हैं, तो उसमें समय बचने लग गया है। यानी कि जहाँ 1 से 1.5 से 2 घंटा लगता था वहाँ अब आप 40 मिनट में एयरपोर्ट पहुँच जा रहे हैं। तो इस तरीके से लोगों का जो कमाई का साधन था उसमें भी इंक्रीज़ हुआ है, वो बढ़ गया है। उसके अलावा शहर का जो सुंदरता है, जिसमें पहले ऊपर से तार जाते थे बिजली के, वेस्ट डिस्पोजेबल जो है वो बनाया गया है, जितने भी घाट थे उनका सुंदरीकरण किया गया है। और प्रधानमंत्री ने जिस दिन जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे एनडीए की तरफ से पहली बार 2014 में जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं तो यहाँ माँ गंगा ने बुलाया है। और उसके बाद जो गंगा की सफाई का काम हुआ, देखिए गंगा के किनारे तट पर बसा हुआ बनारस शहर है, भगवान काशी विश्वनाथ का ये शहर माना जाता है। तो गंगा के किनारे पर जिस तरीके से गंगा की सफाई का काम किया गया है, रोजगार के कई साधन यहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। तो यहाँ से युवा से लेके और ख़ास तौर पर महिलाएं, बुनकर और महिलाएं जो है उनको जो केवीआईसी है, मीडियम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज माइक्रो एंटरप्राइजेज, उनके माध्यम से जिस तरीके से यहाँ पे रोजगार का सृजन उनके घर में किया गया है, समाज के अलग अलग वर्ग हैं उनमें कामों को लेकर। और इसीलिए एक बार फिर जो जनता का उत्साह, जैसे आप बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए जनता भी उमड़ेगी और वाराणसी पहुंचेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ की जनता का धन्यवाद देने के लिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र आपका इस जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए वहां से।
और वाराणसी दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल अपने गृह राज्य गुजरात का दौरा किया। इस दौरान वो अपने घर पहुंचे और अपनी मां के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। 2014 में चुनाव जीतने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने शपथ से पहले गुजरात जाकर मां का आशीर्वाद लिया था। इसके अलावा वो अपने 5 साल के कार्यकाल में कई बार गुजरात गए और कई बार मां से भी मुलाकात की। लोकसभा चुनाव के दौरान भी वो अपनी मां का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी समेत बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इस बार गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए हैं। बीजेपी कार्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जनसभा को भी संबोधित किया। गुजरात से विशेष लगाव व्यक्त करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं उस जमीन पर लौट कर आया हूं जिसने मेरा पालन पोषण किया। मैं उस स्थान पर आया हूं जहां से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा है। 2014 में देश को गुजरात को जानने का मौका मिला और गुजरात का विकास मॉडल सबके सामने आया। 2014 में आपने विदा किया, अब आपके दिए संस्कारों को आगे बढ़ा रहा हूं। આ શ્વાસ એને સમાજમાં એક વિશ્વાસ પેદા કર્યો અને 2014માં એક ખૂબ લેખે લાગ્યું। અહીં જે લગાતાર ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારો રહી એમણે જે ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરી, જેમના નસીબમાં જે કામ આવ્યું બધાએ કર્યું અને એના કારણે એક મજબૂત ફાઉન્ડેશન તૈયાર થયું। 2019ની ચૂંટણીમાં બધા જ પંડિતો ખોટા પડ્યા છે। સામાન્ય રીતે હું ગુજરાતમાં આટલી બધી ચૂંટણી લડ્યો પણ કોઈ દી આ બધા પત્રકારો મારું મોંમાં એટલી બધી આંગળીઓ નાખી નાખીને પૂછે કે મોદીજી જરા કહો તો ખરા કેટલી સીટ જીતશો, પણ મગનું નામ મરી મારામાં હું ના પાડું। ક્યારે આંકડો ને હું કહું પહેલા કરતા વધારે ખૂબ સરસ, અભૂતપૂર્વ બધું જેટલા શબ્દો ડિક્શનરીમાં હોય વાપર્યા કરું, પણ આ કઈ છોડે એવા તો હોય નહીં। પહેલી વાર આ વખતે ચૂંટણીમાં છઠ્ઠું ચરણ પૂરું થયા પછી મેં સાર્વજનિક રીતે આંકડો જાહેર કર્યો હતો કે અમે 300 પાર કરી જઈશું। और सूरत हादसे का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बड़ी दुविधा में था कि इस कार्यक्रम में आऊं या ना आऊं। एक तरफ कर्तव्य था तो दूसरी तरफ करुणा। जिन परिवारों ने अपने बच्चे खोए, अपना भविष्य खोया, उन्होंने पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना भी जताई। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो हादसे के बारे में लगातार राज्य सरकार के संपर्क में थे। अनेक कुटुंबों दीप बुझाई गयो। एक प्रकारे ये परिवारना आशा अरमान भस्मीभूत થઈ ગયા। જેટલું પણ દુઃખ કરીએ એ ઓછું છે, જેટલી પણ સંવેદના વ્યક્ત કરીએ એ અધૂરી છે। પરિવાર પર આવેલા આવા સંકટમાં આપણે ઈશ્વરને જ પ્રાર્થના કરી શકીએ કે પરમાત્મા ये परिवारजनों ने आ भयंकर आघात में टकी रहवानी ईश्वर शक्ति आपे। मैं राज्यपाल से लगातार संपर्क में हतो आ घटना जाण्या पछी। राज्य सरकारे
એ ઘટના સંબંધમાં પણ અને આ પ્રકારની સંભાવનાઓને ધ્યાનમાં લઈને સમગ્ર રાજ્યમાં પણ એક પ્રકારે ડિઝાસ્ટરના ઓડિટ માટેની વ્યવસ્થા તાકીદે હાથ ધરી છે. राज्य सरकारની સક્રિયતા ભવિષ્યમાં આવી સંકટોથી બચવા માટે એક વ્યવસ્થાને વિકસિત કરવા માટે જરૂર કામ આવશે. और दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाने के एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से मुलाकात की. प्रधानमंत्री ने उपराष्ट्रपति से उनके आवास पर मुलाकात की. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एनडीए के नेता और अगला प्रधानमंत्री चुने जाने पर उन्हें बधाई दी. दोनों नेताओं के बीच कई अहम विषयों पर चर्चा हुई, जिनमें विकास में तेजी लाना और संसदीय संस्थाओं को मजबूत करना शामिल है. तो दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद इसके एक दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से भी मुलाकात की और उपराष्ट्रपति के आवास पर यह मुलाकात हुई. उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने एनडीए के नेता और अगला प्रधानमंत्री चुने जाने पर उन्हें बधाई दी और दोनों ही नेताओं के बीच कई ऐसे विषय हैं जिन पर बातचीत हुई है और इनमें विकास में तेजी लाना और संसदीय संस्थाओं को मजबूत करना विशेष रूप से शामिल है. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करके फिर सत्ता में आने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके बधाई दी है. विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके ये जानकारी दी. विदेश मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसियों को सबसे पहले वरीयता देने की अपनी नीति के तहत अपनी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की याद दिलाते हुए पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से गरीबी से संयुक्त रूप से लड़ने के अपने पहले के सुझाव का जिक्र किया. प्रधानमंत्री ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ टेलीफोन पर हुई बातचीत में जोर देकर कहा कि क्षेत्र की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए आपसी भरोसा पैदा करने के साथ हिंसा और आतंक मुक्त माहौल का निर्माण जरूरी है. फरवरी में पुलवामा आतंकी हमले और उसके बाद पाकिस्तान के बालाकोट स्थित जैश के सबसे बड़े आतंकी कैंप पर इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद पहली बार दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने फोन पर बात की है. वहीं ब्रिटेन की निवर्तमान प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन करके जीत की बधाई दी है. इस दौरान उन्होंने अगले महीने जापान में होने वाले G20 सम्मेलन के अलावा इंग्लैंड में 30 मई से शुरू हो रहे आईसीसी क्रिकेट विश्व कप समेत कई मुद्दों पर चर्चा की. डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत में थेरेसा मे ने भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रिया की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि थेरेसा मे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनाव में उनकी सफलता के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि चुनाव लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया थी और इसे इतनी कुशलता के साथ पूरा करने के लिए अधिकारियों की प्रशंसा की जानी चाहिए. बीजेपी ने 303 सीटें हासिल करके चुनाव में एक जबरदस्त जीत हासिल की है. दोनों नेताओं ने इंग्लैंड में होने वाले आगामी क्रिकेट विश्व कप पर भी चर्चा की. वहीं सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष पीएस तमांग के नाम से प्रसिद्ध प्रेम सिंह गोले आज सिक्किम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. राज्यपाल गंगा प्रसाद पलजोर स्टेडियम में आज सुबह 10 बजे 51 साल के प्रेम सिंह गोले को शपथ दिलाई जाएगी. उनके साथ कुछ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. गोले को शनिवार रात एसकेएम विधायक दल का नेता चुना गया था. गोले और उनकी पार्टी के 17 नवनिर्वाचित विधायकों ने शनिवार को राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार गठन का दावा पेश किया था. सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में कुल 32 में से 17 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि 15 सीटों पर सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट ने जीत हासिल की थी. दूसरी ओर 24 साल तक सिक्किम के मुख्यमंत्री रहे पवन कुमार चामलिंग ने रविवार को कहा कि वो जनादेश का सम्मान करते हैं और विपक्षी नेता की भूमिका निभाने को तैयार हैं. चामलिंग दिसंबर 1994 से सिक्किम के मुख्यमंत्री थे. वहीं ओडिशा में आगामी 29 मई को नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा.
बीजेडी नेता नवीन पटनायक की तरफ से सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने के बाद ओडिशा के राज्यपाल ने नवीन पटनायक को सरकार बनाने का न्योता दिया था। लगातार 5वीं बार बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक मुख्यमंत्री के तौर पर अपने मंत्रियों के साथ शपथ लेंगे। प्रदर्शनी मैदान में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ मंत्रिमंडल को भी राज्यपाल गणेशी लाल शपथ दिलाएंगे। भुवनेश्वर प्रदर्शनी मैदान में आयोजित होने वाले नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में कई उद्योगपतियों के साथ ही देश के कई विशिष्ट लोगों के भाग लेने की भी संभावना है। बीजू जनता दल ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में कुल 146 में से 112 सीटें जीती हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी सरकार गठन की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल राज्यपाल से मुलाकात करके अपना इस्तीफा सौंप दिया। राज्यपाल ने इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें नई सरकार के शपथ ग्रहण तक कामकाज संभालने के लिए कहा है। इस बीच आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है, जिसमें विधायक दल के नेता का चुनाव होना है। 60 सदस्य अरुणाचल विधानसभा में बीजेपी को 41 जबकि जेडीयू को 7 सीटों पर जीत मिली है। वाईएसआर कांग्रेस प्रमुख जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रविवार को उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने के मुद्दे पर चर्चा की। जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य की अहम मांगों पर उनसे सहयोग मांगा। जगनमोहन रेड्डी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री के रूप में अपने शपथ ग्रहण कार्यक्रम में आने का न्योता भी दिया। जगनमोहन रेड्डी की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस को आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में 175 में से 151 सीटों पर और लोकसभा के 25 में से 22 सीटों पर जीत मिली है। वो 30 मई को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का स्वास्थ्य बिगड़ने को लेकर सोशल मीडिया में चल रही रिपोर्ट पर विराम लगाते हुए सरकार ने कहा है कि जो कुछ बताया जा रहा है वो पूरी तरह गलत और आधारहीन है। पीआईबी के प्रधान महानिदेशक और केंद्र सरकार के प्रवक्ता सिद्धांत शुक्ला ने ट्विटर पर लिखा है कि मीडिया के एक तबके में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ने को लेकर जो खबरें चल रही हैं वो पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने मीडिया को इस तरह की अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। अरुण जेटली ने नई सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले 2019-20 के पूर्ण बजट को लेकर शुक्रवार को वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अपने घर पर बैठक की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी रविवार को अरुण जेटली से मुलाकात की। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में शनिवार देर रात सांसद स्मृति ईरानी की करीबी सुरेंद्र सिंह की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। उनके अंतिम संस्कार के बाद स्मृति ईरानी ने कहा कि 2019 तक हर चुनाव में सुरेंद्र सिंह कर्मठ कार्यकर्ता, प्रगतिशील नेता के नाते विकास के मुद्दे पर जनता को समाधान देते हुए अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। दुर्भाग्य है कि जीत का जश्न मनाने के बाद उनकी हत्या हो गई। उन्होंने कहा कि उनके परिवार के साथ बीजेपी का परिवार खड़ा है। बीजेपी का कार्यकर्ता, अमेठी का नागरिक आश्वस्त है कि हत्यारा पाताल में भी छिपा होगा तो उसे ढूंढ निकाला जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ता और पूर्व प्रधान सुरेंद्र सिंह का शव अंतिम दर्शन के लिए बरौलिया गांव लाया गया था। दिल्ली से लखनऊ पहुंचने के बाद स्मृति सड़क मार्ग से अमेठी पहुंची। यहां वो सुरेंद्र सिंह की शव यात्रा में शामिल हुई और उन्होंने अर्थी को कंधा भी दिया। ईरानी इससे पहले सुरेंद्र सिंह के घर जाकर उनकी पत्नी, बेटियों और बेटे से भी मिली। शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करने के बाद सीबीआई टीम रविवार शाम उनकी तलाश में आईपीएस के आवास पर पहुंची। इसके बाद सीबीआई की टीम कोलकाता के पार्क स्ट्रीट स्थित डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर भी गई। सीबीआई ने राजीव कुमार को नोटिस जारी करते हुए कोलकाता स्थित सीबीआई दफ्तर भी उन्हें आज बुलाया है ताकि मामले को लेकर पूछताछ की जा सके। वहीं राज्य की ममता सरकार ने राजीव कुमार से ड्यूटी पर लौटने को कहा है। चुनाव आयोग ने कोलकाता के पूर्व कमिश्नर राजीव कुमार को दिल्ली भेजा था। फरवरी में सीबीआई की टीम उनसे पूछताछ करने पहुंची थी। तब पश्चिम बंगाल के पुलिसकर्मियों और केंद्रीय अधिकारियों के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली थी। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादियों की नौकाओं पर सवार होकर कथित रूप से श्रीलंका से लक्षद्वीप के लिए रवाना होने की खुफिया रिपोर्ट के बाद केरल तट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस विभाग में उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार तटीय पुलिस थानों और तटीय जिला पुलिस प्रमुखों को सतर्क कर दिया गया है। भारतीय कोस्ट गार्ड ने लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के आसपास और श्रीलंका सीमा पर समुद्री जहाजों और खोजी विमानों को तैनात कर दिया है। वहीं श्रीलंका की नौसेना भी अलर्ट पर है।
बात खास शख्सियत की। आज देश के पहले प्रधानमंत्री और आधुनिक भारत के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल शांतिवन में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। यहाँ पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। पंडित नेहरू ने आज़ादी के आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज़ादी के बाद देश के निर्माण में अहम योगदान दिया। देश में भारी उद्योग, विज्ञान, शोध संस्थान नेहरू की विरासत है। आज़ादी के बाद पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने और प्रधानमंत्री रहते हुए 27 मई 1964 को उनका निधन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने देश के लिए उनके योगदान को भी याद किया। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद आप देख सकते हैं ब्रेकफास्ट न्यूज। नमस्कार।